नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने वो रहेगा आपका जो आपने हमारा ब्रह्मांड वाला चैप्टर किया था भूगोल का फर्स्ट चैप्टर कक्षा 6 हमारा आवास। उस बुक से जो आपने पहला चैप्टर किया था हमारा ब्रह्मांड, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। और ये मित्रों, ये क्वेश्चन इतने शानदार हैं कि इनसे बाहर है शायद ही कोई क्वेश्चन बनता हो आपके चैप्टर में उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखें और ये क्वेश्चन तैयार हो गए आपके तो फिर चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी मित्रों। तो अच्छे से पूरा वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखते हैं मित्रों आज का टॉपिक। तो देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने में कितना समय लगता है? एक अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने में कितना समय लगता है? तो राइट होगा आपका एक पखवाड़े का। एक पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय। 15 दिन का समय। 15 दिन आपकी 15 दिन के बाद में आपकी अमावस्या आती है और उससे अगले 15 दिन के बाद में आपकी पूर्णिमा। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने में कितना समय लगता है? एक पखवाड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपका, कुछ बौने ग्रहों के नाम बताइए। बौने ग्रह। बौने ग्रह मित्रों इसको कहते क्यों हैं? देखिए, ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं बौने ग्रह हैं, ये इन ग्रहों की तरह एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहों की श्रेणी में तो रखा गया है लेकिन बौने ग्रह के रूप में माना गया है। तो इनके मुख्य नाम जो हैं वो प्लूटो, सेरेस 2003 और यूबी 313, ये नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्लूटो 2006 से पहले आपका ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन जिस प्रकार से एक निश्चित कक्ष में ग्रह घूमते हैं या सूर्य के चारों ओर परिक्रमण चक्कर लगाते हैं, उस तरह से प्लूटो ने कक्ष में या निश्चित कक्ष में चक्कर नहीं लगाया, जिसके कारण प्लूटो को 2006 के बाद में बौने ग्रह के रूप में शामिल कर लिया गया। तो ये है मित्रों बौने ग्रहों के नाम, प्लूटो, सेरेस 2003 और यूबी 313। तो इनके नाम ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं, ये सूर्य है आपका, और उसके बाद में जो निकटतम दूरी के अनुसार अगर बात की जाए तो उसके बाद में आएगा बुध। सबसे नज़दीक आपका बुध हो गया, बुध, फिर शुक्र, और उसके बाद में 3 नंबर पर आपका पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में आपका था शनि, और शनि के बाद में आपके अरुण और वरुण। तो ये क्रम रहता है दूरी के अनुसार मित्रों, याद रखेंगे इसको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आपको पूछा है सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह, तीसरा देख लीजिए, 1, ये 2, ये 3, तो कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड चंद्रमा होगा मित्रों। इसमें चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। तो राइट क्या होगा? चंद्रमा सबसे निकट है। अगर खगोलीय पिंड पूछा जाए तो आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पांचवा। पांचवा है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का, तो प्राकृतिक उपग्रह मित्रों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छठा, सबसे अधिक क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बनते कैसे हैं? ये मित्रों आपस में टकराट के कारण कुछ छोटी चट्टानें कुछ छोटी चट्टानें बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये जो चट्टानें हैं ये पाई जाती हैं आपकी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है आपका, हम एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा देख सकते हैं? तो एक महीने में 30 दिन मानते हैं, 31 भी होता है, कोई महीने में 29 भी होता है, कोई में 28 भी होता है, लेकिन अपन 30 मान के चलें तो एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। क्योंकि आपको पता है एक पखवाड़े के पश्चात पूर्णिमा और अमावस्या का ये क्रम बदलता रहता है। एक पखवाड़े के बाद में पूर्णिमा, एक पखवाड़े के बाद में अमावस्या। हम पूर्णिमा को लगभग एक महीने में केवल एक बार ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड है, अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे से तो पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में, अब किसके चारों ओर? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी के चारों ओर लगाएगा। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं मित्रों, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन है, जियोइड क्या है? जियोइड क्या है? यह एक ऐसा गोला है जिसके सिरे ध्रुवों यानी पृथ्वी की तरह पर चपटे हों, जियोइड कहलाते हैं। आपको इस चैप्टर में जब पढ़ाया था तब बताया था कि आपकी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर, जैसे यह आपका उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से क्या है? चपटी है और विषुवत रेखा से उभरी हुई है, यहाँ से आपकी उभरी हुई है और ध्रुवों पर से चपटी है। इसी प्रकार से यह एक ऐसा गोला है जिसके सिरे ध्रुवों पर क्या है? चपटे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जियोइड कहेंगे। तो इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आकाश में तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? दिखते हैं, सभी ने देखा होगा, छोटे छोटे दिखते हैं। इसका कारण क्या है? तारे आकाश में इतने छोटे दिखते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। तो दूरी के कारण मित्रों, दूरी ज़्यादा है इसलिए जो तारे हैं आसमान में वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां, छोटा सा वीडियो बनेगा लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी को अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, जो उसका निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। और सारी ऊष्मा और प्रकाश है वो किससे प्राप्त होगा? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है? तो गति देखो, प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी गति से यात्रा करता है। तो इस गति को भी ध्यान में रखेंगे, कितनी गति है प्रकाश की? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय लेता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें समय हो सकता है, इसलिए किस में लिखा गया है? लगभग में, लगभग 8 मिनट का समय। आगे 14वां क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन है आपका, खगोलविद किसे कहा जाता है? खगोलविद, जो लोग आकाशीय पिंडों और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलविद कहा जाता है। तो यही प्रश्न में पूछा है कि खगोलविद किसे कहा जाता है? जितने भी आकाशीय पिंड हैं, चाहे उपग्रह हो, ग्रह हो, या अन्य क्षुद्र ग्रह हों, वन्य ग्रह हों, या आकाश गंगाएँ हों, तो उनकी गतिविधियों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलविद कहा जाता है, करने वालों को कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर किसकी छाया पड़ती है? छाया, आप चंद्रमा को अगर ध्यान से देखते हैं तो उस पर छाया नजर आती है। वो क्यों आती है? देखिए मित्रों, इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और अवसाद हैं, ये चंद्रमा के सतह पर छाया डालते हैं। तो अपन देखते हैं, देखो जो पुराने समय की बातें हैं वहाँ पर चंद्रमा को कोई कुछ कहता है कि ये बुढ़ी मैया है और जो चरखा चलाते हुए ऐसे नज़र आ रही है। ये पुराने जो लोगों की भावनाएं थी या वो कहते थे इस प्रकार से। तो लेकिन वास्तविकता में क्या है? ये पहाड़ हैं जिनकी छाया वहाँ पर पड़ती है, इसलिए हमें काले काले वो वहाँ पर चंद्रमा पर दिखाई देते हैं। मैदान हैं, अवसाद हैं।
अवसाद कहते हैं जमी हुई मिट्टी को। तो ये सारे चंद्रमा की सतह पर छाया डालते हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा चैप्टर को जब पढ़ाया था आपको अच्छे से बताया था, ध्रुव तारे की कहानी भी पढ़ने जानी थी। तो ध्रुव तारा क्या है? उत्तर सितारा उत्तर दिशा को इंगित करता है, इसे ही ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तर दिशा में मौजूद रहता है मित्रों ये, और उत्तर दिशा को ही इंगित करता है, यानी उसको बताता है कि उत्तर दिशा इस साइड में है, तो उसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां। 17वां क्वेश्चन है आपका, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा अरबों तारों और धूल और गैसों के बादलों का एक विशाल तंत्र है। यानी आकाश गंगा में अरबों तो तारे होते हैं, धूल रहती है और गैसों के बादल रहते हैं, और एक विशाल तंत्र या सिस्टम बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा। इस प्रकार से देखिए मित्रों, इस प्रकार से ये अरबों तारे बने रहते हैं, और इसको ही, इसमें धूल भी होती है, गैसों के बादल भी होते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम आकाश गंगा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपका, हम ध्रुव तारे की स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं कि ध्रुव तारा कौन सा है, कहाँ पर है, कैसे उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं? हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा ये सप्तऋषि थे इस प्रकार से जो बने हुए हैं आपके, ये देखिए इस प्रकार से इनको मिलाते हैं। और चैप्टर में मैंने बताया था कि जब इन दो तारों को आगे एक मिलने वाली रेखा की तरफ बढ़ाते हैं, और वहाँ से फिर उस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो ये उत्तर दिशा की तरफ है, जो ध्रुव तारा है उसकी तरफ संकेत करते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये थे आपके सप्तऋषि जो अर्सा मेजर में आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपका, किन ग्रहों के चारों ओर वलय है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर वलय है। ये छोटे मलबे के बेल्ट हैं। तो किन ग्रहों के चारों ओर वलय है? तो ये आपकी होगी बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आप ध्यान में रखेंगे इनको। इस प्रकार से ये चपटे चपटे थे और बल्ले बना रखी थी चारों ओर। तो ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर बल्ले बनी हुई है। 3 नाम हैं, याद रखें इनको। ग्रह शब्द का क्या अर्थ है? ग्रह ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से आया है, जिसका अर्थ है भटकने वाले। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाई, ये नाम याद रखें, से आया, जिसका अर्थ है, शब्द कौन सा है? ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई, और अर्थ क्या है? भटकने वाले। और ग्रह क्या है? एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, रुकते थोड़े ही हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है? क्या अर्थ निकलता है इसका? भटकने वाले ग्रह। 21वां क्वेश्चन देखो। 21वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, प्राचीन समय में लोग दिशा कैसे निर्धारित करते थे? दिशा का ज्ञान उन्हें कैसे होता था प्राचीन समय में? प्राचीन काल में लोग रात में तारों की सहायता से दिशा निर्धारित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22वां क्वेश्चन आपका, क्षुद्र ग्रहों के निर्माण के बारे में वैज्ञानिक क्या अनुमान लगाते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का हिस्सा है जो कई साल पहले फटा था। यानी जो क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में बने हुए हैं, वो एक ग्रह का हिस्सा हैं और कई साल पहले फट गया था वो ग्रह। तो उसके टुकड़े या चट्टानों के रूप में वो बिखरे हुए हैं। कहाँ पर? आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो निर्माण के बारे में वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23वां क्वेश्चन है आपका, उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड किसे कहते हैं मित्रों? चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कब उन्होंने कदम रखा? तो पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये पहले व्यक्ति हैं। कब रखा? 21 जुलाई
गुणोत्तर को, और हैं कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों याद रखें। कब रखा? 21 जुलाई 1969 और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, नक्षत्र क्या है, एक उदाहरण भी लिखिए। नक्षत्र क्या है? तो ये सारा जो भी मैटर है, जो भी क्वेश्चन है, ये चैप्टर अगर आपने देखा है, पढ़ा है उसको अच्छे से, तो उसमें सारी परिभाषाएं दी हुई हैं, उन्हीं को शामिल किया है मित्रों। ये भी आप देख लेते हैं, अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इनमें से क्वेश्चन बनाने वाला बना लेगा। तारों के समूह है जो पहचानने योग्य पैटर्न बनाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं। तारों के समूह है जो पहचानने योग्य पैटर्न बनाते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर ऐसा ही एक नक्षत्र है। जो बड़ा भालू या जिसको अर्सा मेजर अपन ने बोला था, वो आपका क्या है? नक्षत्र है। और ये तारों के समूह को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। आपने देखा होगा उसमें सप्तऋषि मंडल भी था आपका, जिसको स्मॉल बियर अपन ने कहा था। तो ये पहचानने में क्या करते हैं? तारों के पहचानने में, या तारों के जो भी समूह हैं उनको पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26वां आपका, सबसे अधिक पहचाना जाने वाला नक्षत्र कौन सा है? सबसे अधिक पहचाना जाने वाला नक्षत्र, तो सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक छोटा भालू या सप्तऋषि, सप्त यानी 7, ऋषि यानी ऋषि हैं, तो सप्तऋषि मंडल अर्सा मेजर में अपन ने देखा था, तो उसको सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अभी देखो आपको बताया था, इस प्रकार से ये जो आकृति बनी हुई थी सप्तऋषि मंडल की, इनको मिलाते हैं इस प्रकार से, तो ये आपको इसको ही क्या कहा था? सप्तऋषि मंडल कहा था। सप्त यानी 7, ऋषि यानी ऋषि, तो याद रखेंगे इसको। 27वां क्वेश्चन देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम दिन के समय चंद्रमा और उन सभी चमकीली छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन के समय चंद्रमा और उनसे चमकीली छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ना तो चंद्रमा को देख पाते हैं, ना ही चमकीली जो छोटी वस्तुएं हैं उनको नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का बहुत तेज प्रकाश हमें रात के आकाश की इन सभी चमकदार वस्तुओं को देखने की अनुमति नहीं देता है। आप देखिए मित्रों, एक जैसे बड़ी लाइट लगा रखी है आपने अपने घर में, और उससे थोड़ी दूरी पर एक छोटी लाइट लगा रखी है, तो मित्रों इसका प्रकाश काफ़ी कम है, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देती है और इसको आप आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश दिन में पृथ्वी पर इसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण तेज प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो सिर्फ सूर्य का दिखाई देता है, और उनका प्रकाश हालांकि उतना ही रहता है, लेकिन इसका प्रकाश तेज होने के कारण हमें उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता है। यह कारण है। नेक्स्ट देखो, आकाशीय पिंड क्या है? आकाशीय पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा रात्रि के आकाश में चमकने वाले वे सभी पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या रात्रि के आकाश में चमकने वाले जितने भी तारे हैं उनको हम क्या कहेंगे? आकाशीय पिंड कहेंगे। नेक्स्ट देखो, 29वां क्वेश्चन आपका, 31वां। आकाशगंगा को आकाशगंगा क्यों कहा जाता है? आकाशगंगा को आकाशगंगा ही क्यों कहा जाता है? प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहने वाली प्रकाश की नदी के रूप में की जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा पड़ा। प्राचीन भारत में, पुराने भारत की बात कर रहे हैं, इसकी कल्पना आकाश में बहने वाली प्रकाश की नदी के रूप में की जाती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है और ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे आपके ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से यह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां देखो, ये बीच में रह गया था, यहाँ पर देख लीजिए। बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? बाहरी अंतरिक्ष से, स्पेस से जब पृथ्वी को देखते हैं तो नीली क्यों दिखाई देती है? कारण है इसका मित्रों, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह पर क्या है? पानी है, इसलिए ये हमें नीली प्रतीत होती है अंतरिक्ष से देखने पर। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह, तो उसका भी यही कारण है कि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए हमें ये नीला ग्रह या इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है और क्यों? पृथ्वी का जुड़वां,
शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वां माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और पृथ्वी का आकार दोनों का क्या है, समान ही है। पृथ्वी और इसका आकार शुक्र का समान है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा अरबों तारों और धूल गैसों के बादलों का एक विशाल तंत्र है। ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब मैंने आपको बताया था आकाश में तो अरबों तारे हैं, धूल भी है, गैसों के बादल भी हैं। एक आकाशगंगा की बात करें तो एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं मित्रों, धूल है काफ़ी, गैसों के बादल बने हुए हैं। तो इसको तो हम अपन ने एक नाम दे दिया आकाशगंगा, और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं, अरबों तारे हैं। देखो मित्रों, एक आकाशगंगा में अरबों तारे, तो लाखों आकाशगंगाओं में देखो कितने तारे होंगे, कितने गैसों के बादल होंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। नेक्स्ट देखो, तो ब्रह्मांड अनंत है मित्रों। कक्षाएं क्या हैं, कक्षाएं क्या हैं, ये स्कूल वाली कक्षा नहीं है, ये स्पेस की बात हो रही है यहाँ पर। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते लंबे हैं, उन्हें कक्षाएं कहा जाता है। 8 ग्रह, पहले 9 थे। प्लूटो जो आपका है उसको भून्य ग्रह का दर्जा मिल गया है 2006 के पश्चात, क्योंकि यह ग्रहों के तरह एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था। तो 2006 से पहले आपका प्लूटो भी ग्रह में शामिल था। उस समय 9 थे, लेकिन अब क्या हैं, 8 ग्रह हैं। और ये सूर्य के चारों ओर निश्चित पथों में, या ये कह सकते हैं एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते बहुत ही लंबे हैं और उन्हें क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36वां आपका 36वां क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का निकटतम ग्रह और अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो बुध है सूर्य का सबसे निकट ग्रह, कौन सा है, बुध है, और इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, और सबसे निकट भी कौन हो गया, बुध। नेक्स्ट देखो 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन देखो मित्रों, एक सफ़ेद चमकते पथ की तरह एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी क्या है जिसे हम एक स्पष्ट तारों वाली रात में आकाश में देखते हैं। तो देखिए, यह लाखों तारों का समूह है। यह बैंड मिल्की वे आकाशगंगा है। हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो ये सफ़ेद चमकते पथ की तरह एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी है जो आकाशगंगा, हमारा सौर मंडल है उसी आकाशगंगा में है, और लाखों तारों का ये क्या है, समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38वां क्वेश्चन आपका 38वां क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो याद करने हैं आपको, तो क्षुद्र ग्रह कई छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये तो आपके याद हो गया होगा अच्छे से, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे पिंड हैं, और ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट देखो 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है मित्रों, सभी ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार नाम दें। तो ये पहले भी बता दिया आपको, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के क्रम में वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये देखो मित्रों, इस प्रकार से नाम भी आपको मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको दिया है, शामिल किया है। यूरेनस यानी आपका अरुण, और नेपच्यून आपका वरुण। तो इन नामों को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये नाम शामिल किए गए। तो सभी के याद रखें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये दूरी के अनुसार है। सबसे दूरी पर कौन सा हो गया आपका, नेपच्यून, और सबसे नज़दीक में बुध, और अपना पृथ्वी आता है तीसरे नंबर पर। और आकार की बात करें तो पृथ्वी अपना कौन सा है, 5वें नंबर का, पहले नंबर का बृहस्पति। नेक्स्ट देखो 40वां, सौर मंडल से क्या तात्पर्य है। सौर मंडल से क्या तात्पर्य है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें आपका सूर्य भी है, 8 ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी, कुछ अन्य जितने भी खगोलीय पिंड हैं, और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे किस में आते हैं, आपके सौर मंडल में आते हैं। सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम अक्सर इसे एक सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य, या जनक भी बोल सकते हैं।
41वां क्वेश्चन देखो, तारे क्या हैं? तारे क्या हैं? तो ये अच्छे से क्वेश्चन कर लें मित्रों सारे। तारे क्या हैं? कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े हैं और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, अपनी अपनी ऊष्मा और प्रकाश से होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। सूरज भी एक क्या है आपका तारा है। तो बहुत बड़े पिंड हैं, गर्म भी होते हैं, काफ़ी गैसों से बने हुए होते हैं, और अपनी ऊष्मा और प्रकाश से जो भी होता है वो अपना होता है खुद का, और बड़ी मात्रा में उत्सर्जित उसको करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारे। नेक्स्ट है आपका 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन ये रहा मित्रों, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं? हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं? ये इसलिए होता है मित्रों, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी का, और एक चक्कर को पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगता है। नतीजन चंद्रमा का केवल एक पक्ष ही हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। ये सूर्य जो चंद्रमा है वो अपनी जो धुरी है, अक्ष है, उस पर भी घूमता है, और साथ साथ में जो एक निश्चित कक्षा बनी हुई है उस कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। अपनी दूरी पर यह घूमता है 27 दिनों में। एक चक्कर को पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगता है। तो उतना ही समय तो इसको अपनी दूरी पर घूमने में, और 27 दिनों में पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए हमें क्या है, उसका एक पक्ष ही दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो 43वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है? अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है? जीवन को सहारा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां शायद पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। धरती न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडी है। इसमें पानी और हवा है जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। हवा में ऑक्सीजन जैसी जीवनदायी गैसें हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का एक अनूठा या अद्वितीय ग्रह है। तो ये सारी सुविधाएं धरती पर ही मिल सकती हैं मित्रों। अन्य की अभी तक इस प्रकार की जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको, उनकी खोज अन्य ग्रहों पर अभी तक नहीं हुई है। अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए, जीवन के लिए, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, और पानी और हवा जो आपको चाहिए वो भी है, ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44वां क्वेश्चन है मित्रों आपका, हमारा सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद सूरज की प्रचंड गर्मी इतनी महसूस नहीं होती है, क्यों? सबसे नज़दीकी तारा है, उसके बावजूद भी सूर्य की प्रचंड गर्मी इतनी महसूस क्यों नहीं होती है? सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है, लेकिन वह प्रचंड गर्मी हमें इतनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी तारा होते हुए भी वह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर। तो दूरी के कारण ही हमें जो प्रचंड गर्मी है वो महसूस नहीं होती है। 150 मिलियन, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45वां, सूर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह विशाल है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गैसें कौन सी हैं आपकी? हाइड्रोजन और हीलियम। मुख्यतः कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। यह आपस में क्रियाएं करती रहती हैं मित्रों, जिसके कारण लगातार ऊष्मा का उत्सर्जन होता रहता है। ये खींचने वाला बल प्रदान करता है जो सौरमंडल को बांधता है। खींचने वाला बल यानी चारों ओर से जितने भी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सूर्य क्या करता है? अपनी तरफ उनको आकर्षित करता रहता है। इसलिए ये निश्चित कक्षा में इतना भी नहीं खींचता है कि उनको अपने में समाहित कर ले, लेकिन एक बल रखता है उनको कि वो अपनी तरफ रहें, अपने से दूर ना जा सकें। सौरमंडल को बांधता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। सौरमंडल के लिए अंतिम स्रोत कौन सा है? ऊष्मा और प्रकाश के लिए सूर्य आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वां क्वेश्चन है, उल्का पिंड कैसे जलते हैं? उल्का पिंड कैसे जलते हैं? कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के निकट आकर उस पर गिर पड़ते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हवा के साथ घर्षण के कारण वे गर्म हो जाते हैं। हवा के साथ घर्षण, अब जो भी उल्का पिंड आता है चट्टानों के रूप में आता है, हवा रहती है या धूल के कण रहते हैं, अनेक प्रकार की गैसें रहते हैं, उनके साथ में क्या होती है? रगड़न होती है उसकी, और रगड़न से जो ऊष्मा निकलती है वो हमें इस प्रकार से नज़र आता है कि कुछ जलता हुआ पिंड अपनी तरफ आ रहा है। और आप मित्रों
उष्मा देखो, रगड़न घर्षण के कारण आप अपने हाथों से पता लगा सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या उष्मा निकलती है, उष्मा उत्पन्न होती है। कुछ ही समय जब रगड़ेंगे अपने हाथों को तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो पिंड आते हैं पृथ्वी की तरफ, ये हवा के साथ में घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इतना तेज घर्षण होता है मित्रों, जिसके कारण वो जले जाते हैं। यह प्रकाश की एक फ्लैश का कारण बनता है, फ्लैश लाइट होती है, जैसे आपको दिखाई देता है इस प्रकार से। कभी कभी एक उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है और एक खोखला बनाता है, खोखला एक गड्ढा बना देता है, क्योंकि उसमें वजन काफ़ी होता है और फिर इतनी ऊंचाई से गिरता है, जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। अगर आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है मित्रों तो काफ़ी नुकसान भी इससे हो सकता है। और इसी को प्राकृतिक आपदा भी बोलते हैं अपन। इनको रोकना असंभव है मित्रों। नेक्स्ट देखो, आपका 47वां क्वेश्चन और शायद अंतिम क्वेश्चन है। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में लिखें। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में लिखें। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, कृत्रिम पिंड है मानव निर्मित उपग्रह, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे चंद्रमा है आपका, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो तो प्राकृतिक है। लेकिन कुछ उपग्रह इस प्रकार के हैं जो हमें ज़रूरत है उनकी, वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में या संचार के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया है। इसे एक रॉकेट द्वारा ले जाया जाता है और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखा जाता है। यह आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से? रॉकेट की सहायता से। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS और एड्यूसैट आदि हैं। तो ये मित्रों जो संचार का क्षेत्र है और ब्रह्मांड के बारे में, अनेक जो सुनामी वगैरह आती हैं उनके बारे में, और शिक्षा और जो भी आपका संचार मीडिया है उसको जनरेट करने के लिए इस प्रकार के उपग्रह छोड़े गए हैं, इनसैट, IRS, एड्यूसैट। तो ये थे मित्रों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ में। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।